चलिए। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या मेरी आवाज और वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ विजिबल है? हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अभिनव, ज्योति, आकाश, है ना, दीपक, रोक, कुणाल, सत्या, मोनू, संतोष, सुरेश, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, गोविंदा, कोमल, है ना, अंजू, रूबी, मुकेश, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सभी का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज हम दरअसल एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। खैर वो मुद्रा से ही रिलेटेड है, मनी से ही रिलेटेड है। अभी तक हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। साथियों, मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी मुद्रा में, वो बातें ये बताई थी कि मुद्रा जो है एक प्रकार का रूप है। मैंने कहा था कि मुद्रा एक प्रकार का रूप है जिसकी सहायता से हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को खरीदते और बेचते हैं, है ना। दूसरी बात, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो भैया लेन देन का कार्य होता है, मुद्रा का कार्य ट्रांजैक्शन का कार्य होता है ना। तो ये सारे के सारे इसके बारे में मैंने बात बताई थी। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां है भारत में। तो भारत में 4 जगह जो है करेंसी प्रिंट की जाती है, देवास, मैसूर, नासिक और सालबोनी में। सिक्कों की टकसाल कहां कहां है, यानी कि कहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। रुपया पहली बार शब्द का प्रयोग जो है वो शेरशाह सूरी ने किया था 1543 में, 1543 आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा। भारतीय नोट पर, इंडियन पेपर करेंसी पर कुल कितनी भाषाएं होती है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन पेपर करेंसी पर कुल मिलाकर के 17 भाषा होती है, अंग्रेजी और हिंदी को इंक्लूड करने के बाद। ध्यान रखना है, अगर अंग्रेजी हिंदी को हटा दे तो इस पर मात्र 15 भाषा होती है। और ये मैंने सारी की सारी भाषाएं 10 रुपए के नोट पर यहां पर बताई भी थी कि कौन कौन सी भाषा जो है वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। वहीं पर मेरे साथियों, प्रतीक चिन्ह की हम बात करें, हमारे भारतीय रुपये का जो लोगो है दरअसल कुछ इस प्रकार से है। इसको उदय कुमार नामक एक छात्र तमिलनाडु का था, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता था, उसके द्वारा डिजाइन किया गया था और भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इसको अपनाया था। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसको अडॉप्ट कर लिया था भारत सरकार ने। दरअसल इसमें 2 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है, हिंदी लैंग्वेज का र बोलेंगे और अंग्रेजी भाषा का आर शब्द, दोनों को ऐड करके ये चिन्ह बनाया गया, पूछा जा सकता है। और मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले मनी या फिर करेंसी इशू करने का जो अधिकार था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास में था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। उसी के साथ मेरे साथियों, है ना, ये जो इसके बाद 1935 के बाद में ये आरबीआई के पास में पेपर करेंसी का मोनोपोली इसके पास में आई। भारत में वर्तमान में जो पेपर करेंसी है इसको इश्यू करने का जो मोनोपोली है वो केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ही है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि हमारी आजादी से पहले जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सष्टम के जो चित्र है वो इस पे लगे होते थे। ये पंचम का चित्र है, सष्टम का नहीं है, ध्यान रखना, मैंने एक ही मैप लगाया इसमें। अशोक स्तंभ वाले जो नोट है वो 1947 में पेपर करेंसी पर बनाए गए थे। ये अशोक स्तंभ का जो नोट है आपको पता ही है, मुंडकोपनिषद और तमाम बातें, है ना, वो सब इसका विषय नहीं है। गांधी जी की आकृति वाला पहला नोट बाजार में आया था 500 रुपए का नोट, और वो था 1987 में इशू किया गया था, है ना। और ध्यान रखना है, उसके बाद में 1996 के बाद में यह निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि अब से जो इंडियन करेंसी है, इंडियन पेपर करेंसी है, उनके हर एक नोट पर जो है महात्मा गांधी जी की आकृति होना है। तो उसके बाद में लगातार जो है वो आकृति आपको मिलती है। 1938 में आरबीआई ने अभी तक का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट जो एक छापा था, 10,000 रुपए का नोट, एक नोट केवल 10,000 रुपए का था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, उसके बाद में इसको जनवरी 1946 में बंद कर दिया गया और इसको वापस से शुरू किया 1954 में, लेकिन फिर 1978 में बंद कर दिया गया। ये कुछ बेसिक सी बात है, पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना। अच्छा, करंटली अगर हम बात करें कि अब वर्तमान में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो 2,000 रुपए का नोट था, वो भी बंद कर दिया सरकार के द्वारा। अब सबसे बड़ा नोट हमारे पास में मात्र 500 रुपए का रह गया है, ठीक है। अब 500 रुपए का रह गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ये हस्ताक्षर मैंने आपको बताए भी थे कि ये हस्ताक्षर होते हैं। ये तमाम बातें मैं आपको बता चुका था।
आज मैं आपको वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ाने वाला हूं। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। आपने बहुत सारे नोट देखे होंगे, है ना। उससे भी पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों की जो लगातार कमेंट आ रहे हैं उसमें जो कॉमन कमेंट मुझे देखने को मिले वो कॉमन कमेंट ये कि सर मैं मैसेज नहीं कर पा रही हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, है ना, या कर पा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मैसेज केवल 2 ही कर सकते हैं, केवल 2 मैसेज। और आपको पता है जितना कम मैसेज आपको मिलेंगे आप उसकी अहमियत को उतना ज्यादा समझोगे। मेरी आप सभी से सलाह है, दरख्वास्त है कि जब भी आप किसी टीचर से कोई डाउट पूछे तो उसको मेंशन करके पूछे, @ ... जो भी टीचर का नाम हो वो लिखना है आपको। जैसे मेरे से कोई सवाल है तो @विनय कुमार ऐसा करके लिखना है, तो विनय सर भी लिखोगे तो नाम आ जाएगा। उस पर मेंशन करके लिखो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में आ गई, ऐसा है वैसा है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये मेरे साथियों कि आप लगातार कमेंट करते जाते हो तो उससे होगा कुछ नहीं। मैं आपकी कमेंट भी रीड करूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो जरूरी कमेंट है वो छूट जाएगी। तो फालतू कमेंट्स करने से बचे। कोशिश करें कमेंट तभी करें जब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो, है ना। अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो चुपचाप मेरी बातों को समझें, सुने और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इसमें गाली भी दे रहे हैं, 1-2 गाली भी मैंने देखी है, अच्छी बात है, ये उनका धर्म है, शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें यही बताया है ना। तो मतलब मेरे पास अधिकार भी है, आप मुझे इस तरीके से जो बोल रहे हैं तो मैं चाहूं तो आपको यहां से जो है कर सकता हूं, हटा सकता हूं, आपको होल्ड पर रख सकता हूं, लेकिन उससे क्या ही होगा, उससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। आपका जो व्यक्ति गत स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी, तो मैं उसको भी बाधित नहीं करूंगा, ठीक है। तो आइए मैं कुछ भारतीय नोट पेपर करेंसी का कलर कौन कौन सा है, उस पर कौन कौन सी आकृति बनी हुई है और उसका आकार क्या है, ये बातें आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं मेरे साथियों भारतीय नोट, यहां पर मैं लिख रहा हूं पेपर करेंसी, या इसी को भारतीय नोट के नाम से जानते हैं ना, भारतीय नोट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पेपर करेंसी बोलते हैं। मैं ये भी अंग्रेजी में ही लिख देता हूं, नहीं तो पता चले कि आप लोग बोले कि सर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वर्ड में दिक्कत आ रही हो, समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताना। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर बहुत छुटका छुटका दिख रहा है तो बटका बटका भी लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है ना। ये ध्यान रखना मेरे साथियों, ये भारतीय नोट, ये भारतीय नोट जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेपर करेंसी कहते हैं। इस पेपर करेंसी का कलर कैसा है, सबसे पहली बात तो ये भैया, इस पेपर करेंसी का कलर कैसा है। नोट 2000 रुपए का है, 500 रुपए का है, 6 रुपए का तो आता ही नहीं है ना, 10 रुपए का है। तो ये सब बात है। अब हम कलर की बात करते हैं मेरे साथी, इसका कलर कैसा है। यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बताइए 500 रुपए के नोट का कलर कैसा है ना। उस नोट पर आकृति किस चीज की है भैया, उस पर फिगर, या हम कहें उस पर जो डायग्राम है वो किस चीज का है ना, उस पर इमेज किस चीज की है, वो बात आपको ध्यान रखना है। फोटो चिपकाया गया है ना, जो फोटो चिपकाया गया है दरअसल वो फोटो है किस चीज का, वो फोटो किस चीज का है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके आकार को लेकर के प्रश्न किया जाता है कि इसका आकार क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगली बात मैं लिखता हूं आकार, आकार को आप साइज कह सकते हैं, इसकी साइज क्या है। तो ये कुछ इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बनती है। आइए जरा एक बढ़िया सा चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से नोट पर किस चीज की आकृति है, उसका कलर क्या है, तमाम बातें यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइएगा, ये मैंने एक हम कहें कि बना लिया है, एक मैप सा मैंने बना लिया है ना। आप लोग भी ऐसे बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए, ये मैंने एक प्रोफार्मा बना दिया है आप लोगों के लिए कि आपको कैसे इसका डायग्राम बनाना है। एक टेबल हमने बना दी। आपने 2000 रुपए का नोट देखा होगा साथियों, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए आप अपनी कमेंट्स को स्थगित कर दें, है ना, उसी से उससे आपका ही फायदा है ना। फायदा यह है कि आप ठीक ठाक तरीके से उसको पढ़ लोगे, लिख लोगे तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, है ना। आइए जरा मैं बिना देरी की अब शुरुआत करता हूं। सबसे बड़ा जो नोट हमारे पास में था दरअसल वो 2000 रुपए का था, ठीक है। ये बता, आ रही बात समझ में। चलिए, देखो
सबसे पहला जो नोट है मेरे साथियों वो 2000 रुपए का नोट है। तो 2000 रुपीस का जो नोट है मेरे साथियों, इस 2000 रुपए के नोट का कलर कैसा है? आपने देखा होगा 2000 रुपए का जो नोट का कलर है दरअसल वो मैजेंडा रंग का कलर है। उसका कलर कैसा है? मैजेंडा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो रंग है वो मैजेंडा है, मैजेंडा रंग। ठीक है, मैजेंडा रंग है। कुछ बातें हैं जिनको हम मैप में देखकर ही बता पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। कुछ मैप में यहां पर निकाल के भी रखता हूं। 2000 रुपए का जो नोट है, ठीक है, उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इस नोट को जरा देखना आप, ये नोट कौन सा है ना, ये देखिएगा। ये नोट आपको देखने को मिलेगा मेरे साथियों। मैं एक ऐसा मैप लेता हूं जिसमें दोनों ही चीजें आपको दिखाई दे। आप ये देखिएगा, ये दरअसल नोट है मेरे साथियों, ये 2000 रुपए का नोट है। इस नोट पर जरा आप देखना आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। इस नोट पर मेरे साथियों समझना, आपको गांधी जी की तस्वीर देखने को मिल रही, बिल्कुल मिल रही है। ये पीछे क्या चीज है, ये किस चीज की आकृति है इस पर? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, ये मंगलयान है। क्या है? ये मंगलयान है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये मंगलयान है। अगर इसकी साइज की बात करें, जैसे यहां से लगा करके यहां तक इसकी लंबाई होगी मेरे साथियों, और यहां से लगा करके यहां तक इसकी जो है वो चौड़ाई होगी। ये विड्थ है इसकी और ये लेंथ है इसकी। तो भैया इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी, इसके बारे में भी बात करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो इसकी लंबाई है वो लगभग 166 mm है। 166 mm इसकी क्या है? लंबाई है। उसी के साथ अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई के बारे में, तो ये 66 mm इसकी चौड़ाई है। ध्यान रखना, mm है ना, mm में इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखा जाता है। इसका जो कलर आपको दिख रहा है दरअसल ये मैजेंडा कलर है। कैसा कलर है मेरे साथियों? मैजेंडा कलर है। इसके पीछे किस चीज की आकृति है? तो ये मंगलयान है दोस्तों। क्या है ये? मंगलयान। तो ध्यान रखना, यही कुछ खास बातें आपको विशेष बनाती है इस प्रश्न के अंतर्गत। क्या क्या बातें मैं लिखूंगा? मैजेंडा रंग है इसका, आकृति किसकी है इसके ऊपर? तो ध्यान रखिएगा, मंगलयान की आकृति है। किसकी आकृति है? मंगलयान की आकृति है मेरे साथियों, मंगलयान की आकृति। अब देखो, कुछ बच्चे हो सकता है कहे कि सर अंग्रेजी में लिखिए, तो ये लीजिए, इसको मंगलयान को हम अंग्रेजी में लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम मंगलयान बोलते हैं। ये मंगलयान ऐसे ही लिखते हैं अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी हिंदी नाम अंग्रेजी ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये मंगलयान के बारे में हमने बात करी मेरे साथियों कि इस पर मंगलयान की आकृति है। ठीक है, वहीं पर इसकी साइज कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी साइज है 166 mm इंटू 66 mm। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी होगी, 2000 रुपए से जो छोटा नोट है मेरे साथियों, उस नोट की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। 2000 रुपए से छोटा नोट 500 रुपए का है। अगर आपने 2000 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट दोनों एक साथ रखे होंगे, तो 2000 रुपए का नोट लंबाई में ज्यादा बड़ा है, लेकिन चौड़ाई जो है मेरे साथियों वह कम है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक मिनट, निशा जी जो है उनका एक फोटो में ले लूं, है ना, ताकि टीम तक उसका फोटो पहुंच जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, बढ़िया, शानदार। आइए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला नोट मेरे साथियों 500 रुपए का नोट है। कितने रुपए का नोट है मेरे साथियों? तो 500 रुपीस का नोट है। और अगर 500 रुपए की मैं नोट की बात करूं मेरे साथियों, तो आप ही बताइएगा कि इसका कलर क्या है और इसके पीछे आकृति किस चीज की है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर मैंने ये 500 रुपए का नोट लिखा है। आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये नोट देखिएगा, दरअसल आप इस नोट का आप आकार देखिए, इस नोट की आप कलर देखिए, ये सारी बातें आप देखने की कोशिश करिए। इस नोट का जो आकार है दरअसल यहां से लगा करके यहां तक की इसकी दूरी है, ये 2000 रुपए के नोट से थोड़ी सी कम है। कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 150 mm है, मात्र और मात्र जो है 150 mm मेरे साथियों। 150 mm इसकी क्या है? लेंथ है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2000 रुपए के नोट के बराबर इसकी चौड़ाई है, 66 mm इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसका कलर आप देख रहे होंगे मेरे साथियों, लगभग ये स्टोन ग्रे कलर का है। स्टोन ग्रे, अंग्रेजी में भी स्टोन ग्रे ही होता है, स्टोन ग्रे कलर का है मेरे साथियों। और इसके पीछे जो ये आकृति आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आकृति दरअसल किसकी है? तो ये आकृति मेरे साथियों दिल्ली के लाल किले की है, रेड फोर्ट की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्र, सभी
सभी नोट पर, भारत के सभी नोट पर कुल मिलाकर के 17 भाषा है, 17 भाषा है ना। तो आप परेशान मत होइए इस विषय पर। इसका कलर कैसा है, तो स्टोन ग्रे है। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, स्टोन ग्रे कलर। ये अंग्रेजी में भी स्टोन ग्रे ही हम इसे कहते हैं, ठीक है। स्टोन ग्रे को स्टोन ग्रे के नाम से ही जाना जाता है। ये मैं अंग्रेजी में भी वही लिखूंगा, जहां जरूरत होगी मैं पक्का लिखूंगा। आप लोगों के लिए जो है हम लोग ध्यान रखते हैं भाई, है ना। स्टोन ग्रे कलर है और इस पर आकृति किसकी है, तो लाल किले की है मेरे साथियों। लाल किले को रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है लाल किला मेरे साथियों, ये दिल्ली में है। तो लाल किला जिसे आप लोग अंग्रेजी में रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये कहां पर है, दिल्ली में है। इसकी साइज क्या है मेरे साथियों, तो 150 mm से लगाकर के 66 mm जो है वो इसकी साइज है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये 500 रुपए के नोट के बारे में मैंने बात की है। 500 रुपए के नोट से अगर और थोड़ा सा सस्ता नोट पे हम आए, इससे छोटे नोट पर आए मेरे साथियों, तो आप देखेंगे कि 200 रुपए का एक नोट है। आपने देखा है 200 रुपीस का नोट? अगर नहीं देखा तो आओ जरा मैं आपको दिखाता हूं 200 रुपए का नोट, कि 200 रुपए का जो नोट है मेरे साथियों वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये रहा 200 रुपए का नोट। और इस नोट पर आप आकृति देखिए किस चीज की है ना। ये जो नोट आपको देखने को मिल रहा है, इस नोट पर देखिएगा, ये जो नोट है मेरे साथियों, दरअसल इस पर एक आकृति बनाई गई है। ये आकृति किस चीज की है, तो ये आकृति मेरे साथियों आप देखेंगे ये सांची स्तूप की है। और सांची स्तूप किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोले कहां है सांची स्तूप, तो ध्यान रखिएगा सांची स्तूप जो है वह आपके कहां पर पड़ता है, तो सांची स्तूप आपके मेरे साथियों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कलर अगर आप देखेंगे तो पीला कलर आपको दिखाई देगा। दरअसल इसका कलर चमकीला पीला है। कैसा कलर है मेरे साथियों, चमकीला पीला कलर इसका है। इसकी साइज की बात करें मेरे साथियों, तो ये 500 रुपए से भी छोटा नोट है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो 146 mm है मेरे साथियों। 146 mm इसकी लंबाई है। अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करेंगे तो ये बराबर 2000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट के बराबर ही इसकी चौड़ाई है। तो 66 mm इसकी चौड़ाई है। अब मैं आपको नोट नहीं दिखाऊंगा कोई सा भी, अब आप लोग सर्च करके देखते रहना उन नोट्स को, मैं केवल लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका कलर कैसा है, तो चमकीला पीला, जिसे हम अंग्रेजी में लाइट येलो कहते हैं, ठीक है। तो इसका कलर लिखो चमकीला पीला, इसका कलर है मेरे साथियों। अंग्रेजी वाले लिखना चमकीला पीला को लाइट येलो हम कहते हैं। वहीं पर इस पर किस चीज की आकृति है, तो ध्यान रखिएगा सांची स्तूप की आकृति है। सांची स्तूप को भी अंग्रेजी में सांची स्तूप ही कहते हैं, ध्यान रखना। और ये कहां पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है, एमपी में एक जिला है रायसेन जिला, है ना। आपने रजनीश ओशो का नाम सुना है, रजनीश ओशो, रजनीश ओशो का नाम शायद ही आपने सुना हो, केवल ओशो का नाम सुना होगा। उन्हीं को रजनीश ओशो भी कह देते हैं ना, जो तर्क की बातें करते हैं। उनका जन्म दरअसल रायसेन में हुआ, यहीं पर हुआ था। अरे इस सांची स्तूप में नहीं हुआ, इस जिले में हुआ था, है ना। तो यही मैं बात बता रहा हूं। इसकी साइज कितनी है मेरे साथियों, तो 146 mm, 146 mm इंटू 66 mm इसकी क्या है, साइज है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहां भी आपको ये बात नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये 200 रुपए का नोट है मेरे साथियों। 200 रुपए का नोट के बाद में एक 100 रुपए का भी नोट है। अगर आप लोग 100 रुपए का नोट देखोगे मेरे साथियों, उसका कलर कैसा है, तो ध्यान रखिएगा उस 100 रुपए का नोट का कलर है लेवेंडर। लेवेंडर एक अंग्रेजी शब्द भी है, ध्यान रखिएगा लेवेंडर कलर कैसा है, तो नोट देख करके आपको पता चल जाएगा कि उसका कलर कैसा है। तो लेवेंडर कलर है मेरे साथियों उसका। और 100 रुपए के नोट पर किस चीज की आकृति है, तो ध्यान रखिएगा कुआ जिसे आप कहते हैं, बावड़ी जिसे आप कहते हैं, उसे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में उसे बावड़ी कहा जाता है, वैसे ही गुजरात में उसको वाव कहा जाता है, वाव, है ना, या वाव भी बोल देते हैं। तो गुजरात की वाव जो है उस पर उसकी आकृति है। मतलब गुजरात में एक वाव है, रानी की वाव बोलते हैं हम उसको, उसकी इस पर आकृति है। तो 100 रुपए का जो नोट है मेरे साथियों, इस पर रानी की वाव की आकृति है, रानी की वाव की आकृति है मेरे साथियों। ये कहां पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अंग्रेजी में भी सेम है, कोई अंतराल नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं।
100 रुपए का नोट दरअसल 200 रुपए के नोट से थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है, लेकिन चौड़ाई में, विड्थ में उतना ही है। बोले कितना चौड़ा, कितना लंबा होता है लगभग, तो ये लगभग 143 mm इंटू 66 mm इसकी साइज है। देखो आरपीएफ की परीक्षा में संभव है यहां से प्रश्न पूछना, समझना, पूरे इकोनॉमिक्स में अगर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी मेरे साथियों, है ना, थोड़ा सा सीरियस होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। 100 रुपए के नोट के बाद में एक 50 रुपए की मैं नोट बात करता हूं मेरे साथियों। 50 रुपए का जो नोट है दरअसल उस पर किसकी आकृति है, तो ध्यान रखिएगा, उस पर 50 रुपए के नोट पर हम बात करें तो हम्पी के रथ की आकृति, हम्पी रथ, ध्यान रखिएगा, हम्पी के रथ की आकृति है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और यह हम्पी का रथ कहां पर पड़ता है, तो यह आपका कर्नाटका में पड़ता है। 50 रुपए का नोट 100 रुपए के नोट से भी छोटा होता है लंबाई में, बाकी चौड़ाई लगभग लगभग समान होती है उसकी। और अगर हम बात करें उसके कलर की तो फ्लोरेसेंट ब्लू कलर उसका होता है। कौन सा कलर होता है, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके कलर की मैं बात करूं तो इसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर इसका होता है। और अगर हम बात करें इस पर किसकी आकृति है, तो हम्पी के रथ की है। तो हम्पी का रथ, जिसे अंग्रेजी में भी हम्पी रथ के नाम से ही जाना जाता है, और ये कहां पर है मेरे साथियों, कर्नाटका में है। कहां पर ये, कर्नाटका में है। अगर इसकी साइज की हम बात करें मेरे साथियों, तो इसकी साइज जो है मेरे साथियों वो थोड़ी सी कम हो जाती, कितनी कम हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा 135 mm हो जाती है। तो 135 mm इंटू 66 mm, मैंने बताया कि चौड़ाई तो उतनी ही है इसकी, है ना। तो ये 50 रुपए के नोट की बात हो गई मेरे साथियों। कितने रुपए के नोट की बात हो गई, 50 रुपए के नोट की बात हो गई। 50 रुपए से भी छोटा नोट है मेरे साथियों 20 रुपए का नोट, है ना। आइए अब 20 रुपए के नोट की हम बात करते हैं। 20 रुपए का नोट तो और भी छोटा है। आपको पता है 20 रुपए के नोट का कलर क्या है? 20 रुपए के नोट को आप देखोगे तो नारंगी लाल कलर उसका है, ऑरेंज रेड कलर है। और अगर उस पर आप आकृतिक देखेंगे मेरे साथियों तो उस पर किसकी आकृति है, तो ध्यान रखिएगा एलोरा गुफा, है ना। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में पड़ती है, वो उस पर उसकी आकृति है। और अगर 20 रुपए का नोट अगर आप देखेंगे और 200 रुपए का नोट या 50 रुपए का नोट देखेंगे तो दोनों की लंबाई और चौड़ाई दोनों में अंतर होता है मेरे साथियों, है ना। इसकी जो लंबाई है 129 mm है और चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है, 63 mm ही हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा नारंगी लाल इसका कलर है और एलोरा गुफा का, इस एलोरा केव्स का इस पर चित्र बना हुआ है। और ध्यान रखिएगा 129 इंटू 63 mm है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर नहीं बोलते भाई उसको, हम लोग उसको नारंगी लाल कलर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ग्रीन कलर नहीं है वो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं नारंगी लाल कलर, ऑरेंज रेड कलर, नारंगी लाल, ऑरेंज रेड, ठीक है। अगर इस पर आकृति की हम बात करें तो एलोरा केव्स की बात करेंगे, एलोरा गुफा, इसे हम अंग्रेजी में एलोरा केव्स के नाम से जानते हैं, एलोरा केव्स के नाम से हम जानते हैं। ये कहां पर है मेरे साथियों, ये महाराष्ट्र में है। और मैंने जैसा कि आपको इसकी साइज के बारे में बताया, इसकी जो आकृति है ना, वो आकृति दरअसल इस 50 रुपए के नोट से भी कम है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी आकृति लंबाई में भी कम है मेरे साथियों, 129 mm ही है, और चौड़ाई में भी कम हो गई, विड्थ भी इसकी कम हो गई, 63 mm ही इसकी चौड़ाई रही। ये 20 रुपए के नोट की मैंने बात करी। अच्छा, 20 रुपए के नोट से भी सस्ता एक और नोट है, अगर आपको याद हो तो उस नोट को आप किस नाम से जानते हो, 10 रुपए का नोट बोलते हो, है ना। आप बता सकते हैं क्या कि 10 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है? जो हमारा 10 रुपए का नोट होता है मेरे साथियों, है ना, 10 रुपए वाला रेन, है ना, चमकाए पहले जैसी सफेदी, ऐसा ही कुछ मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा 10 रुपए का जो नोट है उसका कलर जो है वो चॉकलेटी ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन कलर का है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है मेरे साथियों, उस पर, मतलब उस नोट पर उसकी आकृति है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं मेरे साथियों। तो 10 रुपए का जो नोट है उसका कलर जो है वो चॉकलेटी ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन। पता है ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है, अभी बताता हूं क्या दिक्कत है। चॉकलेटी ब्राउन इसका कलर है और इस पर आकृति किस चीज की है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सन टेम्पल है मेरे साथियों,
कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे आप सन टेम्पल भी कहते हैं, ये कहां पर पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। वहीं पर इसकी साइज की हम बात करें कि ये कितना छोटा है, कितना इसकी साइज है, तो ध्यान रखिएगा ये 20 रुपए के नोट से भी छोटा है। 123 का मतलब 123 इसकी साइज है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो ये 20 रुपए के नोट के बराबर ही है, लगभग 63 ही इसकी साइज है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी बातें यहां पर लिखाई भी है, प्लस कुछ नोट भी आपको बताए हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, है ना। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लो। कुछ के बात आ रहे हैं सर फास्ट चल रहा है, थोड़ा सा स्लो कर लो, है ना। तो बेटा मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। आप लोगों को फास्ट देखना है तो आप लोग रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, वहां आप 1.75 की स्पीड से मास्टर को, है ना, मतलब लंबी स्पीड से भी आप दौड़ा सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इतना जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से। ये कुछ नोट के आकार और आकृति हो गई। अब हम अगली बात करते हैं मेरे साथियों वस्तु विनिमय प्रणाली की। वस्तु विनिमय प्रणाली को बार्टर सिस्टम कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, मैंने क्या लिखा है मेरे साथियों? ये मैं लिख रहा हूं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, और वस्तु विनिमय प्रणाली को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसे बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बार्टर सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या होता है बार्टर सिस्टम या क्या होती है वस्तु विनिमय प्रणाली, जरा इसको आप देखें। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह होता है मेरे साथियों कि एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु ले लो। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा, विलेजेस में देखा होगा, कोई सब्जी वाला आता है ना, कोई वेजिटेबल्स लेकर के आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है, कोई किसी चीज को लेकर के आ रहा है। वो जब गांव में बेचने आता है मेरे साथियों, है ना, तो गांव में जब भी बेचने आएगा, बिल्कुल रोहित ये क्लास रिकॉर्डेड है और इस क्लास को हमने आज से ठीक 20 साल पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि हमें पता थी कि आरपीएफ के वैकेंसी कब आएगी, है ना यार। मतलब आप किस लेवल की बात करते हो, मुझे विश्वास नहीं होता बेटा। सब लोग पढ़ो केवल, है ना, क्योंकि कई लोग जो है वो केवल पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फालतू कमेंट भी बहुत कर रहे हैं। कोई सेंस नहीं है उन कमेंट्स का, उसकी वजह से बाकी ऐसे बच्चे या ऐसे साथी जो वास्तविक रूप में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, वो उससे दूर हो जाएंगे, है ना। तो मेरी आपसे सबसे सलाह है, देखो हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन में नहीं पढ़ेगा, ये बात तो तय है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि व्यक्ति पढ़ने पे कम और कमेंटबाजी पे ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा है ये बात तो कि आप लोगों को दूसरों की कमेंट नहीं दिखाई देती है, नहीं तो आप यही करते, पूजा तुम कैसी हो, निशा तुम कैसी हो, मैं ठीक हूं, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये पढ़ने का तरीका नहीं है ना। बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, गुस्सा जरूर आएगा आपको, लेकिन ये सच है, हर कोई नहीं पढ़ेगा। अगर इस बैच में 7-8 हजार बच्चे लाइव हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें से 70 बच्चे ही ऐसे होंगे जो सीरियसली पढ़ाई करने के लिए आए होंगे, है ना। तो आइए मैं वापस से आता हूं इसी पर। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह है कि एक वस्तु को देकर के दूसरी वस्तु लेना, जिसे आप वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। गांव में कोई सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, तो वो क्या करता है, ध्यान रखना, वो ये करता है कि आपसे कहेगा कि लाइए आप गेहूं लेकर के आ जाइए और मैं बदले में आपको सब्जी या फल दे दूंगा। ऐसा ही होता है ना गांव में अक्सर, है ना, गांव में यही चीजें होती है। एक वस्तु के बदले जब आप कोई दूसरी वस्तु लेते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर इसमें एक परिभाषा लिखना चाहता हूं, दरअसल एक वाक्य लिखना चाहता हूं कि वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता है या वस्तुओं का विनिमय, वस्तुओं का विनिमय, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, वस्तुओं का विनिमय। विनिमय को हम एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय। तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज करना मतलब होता है आपस में बदलना, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सचेंज करना मतलब आपस में बदलना। तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
तो कमोडिटी को हम वस्तुओं के नाम से जानते हैं, मतलब जो भी कुछ आपके पास में है उनको बदलना। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, एग्जाम्पल भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरा एक दोस्त है अजय, समझना, मेरा एक दोस्त है अजय, उसके पास में मेरे साथियों केला है। केला मतलब होता है बनाना, जिसको अंग्रेजी में समझ में नहीं आए, मतलब हिंदी में दिक्कत आए, उसके पास में केला है। और एक मैं हूं मेरे साथियों, विनय, और मेरे पास में क्या है, तो सेवफल है। मेरे पास में सेवफल है, एप्पल जिसे हम बोलते हैं, सेवफल को एप्पल बोलते हैं मेरे साथियों। क्या बोलते हैं? एप्पल हम कहते हैं। मेरे पास में एप्पल है, मेरे दोस्त के पास में बनाना है, ठीक है। अब हो सकता है कि मुझे, मेरे साथियों, से मुझे केला चाहिए, तो मैंने अपने दोस्त से कहा अजय से, भाई मुझे केला दे दे, मैं तुझे सेवफल दूंगा। लेकिन अजय कह रहा नहीं, एक और दोस्त हमारे पास में है जिसका नाम क्या है, तो अरुण नाम है। और अरुण के पास में क्या है मेरे साथियों, तो अरुण के पास में है चावल। चावल को आप लोग राइस कहते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में राइस कहते हैं। अरुण ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो चावल चाहिए, है ना, सॉरी, अरुण के पास में चावल है, अजय के पास में केला है, और मेरे पास में क्या है, सेवफल है। ये तीन हम दोस्त हैं, ध्यान रखना, एक गांव में रहते हैं तीनों दोस्त। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए केला। मैंने मेरे दोस्त अजय से कहा भाई मुझे केला दे दे, मैं तुझे सेवफल दे दूंगा। तो अजय ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो चावल चाहिए, ठीक है, मुझे तो चावल चाहिए। बोले मैं तो इस अरुण के साथ में व्यापार करूंगा, ट्रेड करूंगा। तो ध्यान रखना, अजय जो है वो अरुण को क्या दे देगा मेरे साथियों, ये केला दे देगा। बदले में चावल किससे ले लेगा, तो इस अरुण से ले लेगा मेरे साथियों। तो वस्तुओं का बदलाव हुआ ना, एक दूसरे ने वस्तुओं से एक्सचेंज किया। इसी को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, या इसी को बार्टर सिस्टम हम कहते हैं। आपने देखा होगा भारत में जब राजशाही तंत्र था, भारत में जब राजा का शासन था, तब यह सिस्टम चलता था। आपने वो मूवी देखी होगी मेरे साथियों, मोहनजोदारो, देखी होगी मेरे ख्याल से। मोहनजोदारो मूवी में ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े थी शायद, है ना। उस मूवी में वो जाते हैं मोहनजोदारो में, और वहां पर क्या करते थे मेरे साथियों, जाने के बाद में वहां वस्तुओं का लेन देन करते थे। कोई अनाज लेकर के आ रहा है, ग्रेन्स लेकर के आ रहा है ना, फूड ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं, वो किसी और चीज को ले जा रहा है मार्केट से, है ना। तो ये सब कमोडिटी का एक्सचेंज जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको होता है, मतलब कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज नोन एज क्या, बार्टर सिस्टम मेरे साथियों। इसमें राइस ये किसको दे देगा, अजय को दे देगा, अजय जो है बनाना किसको दे देगा, अरुण को दे देगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो ये इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली हम कहते हैं। आइए अगली बात करते हैं मेरे साथियों, मुद्रा के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मनी की हम बात करते हैं। मुद्रा के क्या क्या प्रकार है और क्या क्या प्रकार होते हैं, परीक्षा में पूछे जाता है। मुद्रा के प्रकार की हम बात करते हैं दोस्तों। मुद्रा के कितने प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ मनी की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मनी की हम बात करते हैं कि मुद्रा के कितने प्रकार हैं मेरे साथ। तो आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, टाइप्स ऑफ मनी। यहां से प्रश्न आते हैं, मुझे पता है यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। क्या क्या प्रश्न आते हैं मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत ही ऐसे सिंपल प्रश्न आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं, पेपर करेंसी और इनसे संबंधित। ध्यान रखना, सबसे पहला एक प्रकार है जिसे आप कहते हैं धातु मुद्रा, मेटेलिक करेंसी आप उसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा को मेटेलिक करेंसी कहते हैं। धातु मुद्रा, आपको पता ही है धातु को मेटल हम कहते हैं, तो इसको आप लोग मेटेलिक करेंसी भी कहते हैं अंग्रेजी में। मेटेलिक करेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं, धातु मुद्रा के नाम से आप इसे जानते हैं। किसे कहते हैं दरअसल धातु मुद्रा, तो धातु मुद्रा मेरे साथियों, मेटेलिक करेंसी उसे कहते हैं जिसका निर्माण, जिसका फॉर्मेशन ही मेटल से किया गया हो। ध्यान रखना, जिसका निर्माण धातु से किया गया हो, जिसको बनाया किससे गया हो, तो ध्यान रखिएगा धातु से बनाया गया हो, उसे धातु मुद्रा कहते हैं। जितने भी ये कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, ये सब धातु से बने होते हैं। किसी के साथ सिल्वर जुड़ा होता है, आपने सोने के सिक्के, गोल्ड के कॉइन्स भी आपने देखे होंगे, है ना। आपने अलग अलग धातु के सिक्के आपने देखे होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि धातु मुद्रा जो है मेरे साथियों, उसका जो निर्माण है, उसका जो फॉर्मेशन है, वो किससे होता है, धातु से होता है।
ध्यान रखना दोस्तों, धातु मुद्रा जो है इसका निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण धातु से होता है। धातु का मतलब होता है मेटल, तो ध्यान रखिएगा मेटल से इसका निर्माण किया जाता है, मेटल से इसको बनाया जाता है। और एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे मेरे साथियों? तो जितने भी सिक्के हैं, जितने भी कॉइन हैं, वो सब के सब धातु से ही बनाई जाते हैं, है ना। उदाहरण में आप लिखेंगे, उदाहरण को हम अंग्रेजी में एग्जाम्पल कहते हैं। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर नौकरी की तैयारी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ना। तो जितने भी कॉइन्स हैं मेरे साथियों, जिसे आप सिक्के कहते हैं, वो सब धातु मुद्रा के ही एग्जाम्पल है। कॉइन्स आप इसे लिख सकते हैं, चाहे वह सोने का सिक्का हो, चाहे वह चांदी का सिक्का हो, सिल्वर कॉइन हो, या फिर किसी और रूप में कॉइन्स हो, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आ रही बात समझ में? ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसके बारे में बात है मेरे साथियों? ये धातु मुद्रा के बारे में बात है। एक बात मैं बता दूं, भारत में एक कॉइन एक्ट बनाया गया, भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉइन एक्ट बनाया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो कॉइन एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट कब पारित किया गया, कब अधिनियमित किया गया, या इसी को हम बोलते हैं कब रेगुलेट किया गया? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं सिक्का अधिनियम, सिक्का एक्ट, कॉइन एक्ट हम इसे कहते हैं, सिक्का अधिनियम 2011। मैं लिख दूंगा, डोंट वरी, इसको अंग्रेजी में भी। सिक्का अधिनियम, ये कब का अधिनियम है मेरे साथियों? ये 2011 में बनाया गया है। और इसी को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हो? तो कॉइन एक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉइन एक्ट 2011। इस सिक्का अधिनियम में भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक्ट बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा सिक्का अधिनियम कब बनाया गया? 2011 में बनाया गया। बेसिक सी बात है, याद रखना है आपको। यह धातु मुद्रा के बारे में बात हुई। इसके अलावा अगर एक और मुद्रा के बारे में मैं बात करूं, तो वह है मेरे साथियों, जिसे आप बोलते हैं पेपर करेंसी, इसे बोलते हैं नोट मुद्रा, है ना। या इसी को और आसान भाषा में बताऊं तो इसे आप कहते हैं विधिक मुद्रा, लीगल करेंसी, विधिक, या इसी को वैध भी बोलते हैं, वैध, वैध को हम वैलिड बोलते हैं ना। तो लीगल करेंसी या वैलिड करेंसी, ध्यान रखिएगा, मैं अंग्रेजी भी लिखता हूं, लीगल या वैलिड, लीगल या वैलिड करेंसी, ठीक है। मैंने क्या क्या शब्द लिखे हैं? विधिक, वैध, या फिर वैलिड करेंसी, या इसी को कानूनी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं ना। विधिक को ऐसे शब्द कानूनी के नाम से हम जानते ही हैं, तो कानूनी मुद्रा भी इसे हम कहते हैं। हो सकता है भाई मेरे हिंदी माध्यम के साथियों को दिक्कत आए, है ना। कानूनी मुद्रा भी आप इसे कह सकते हैं, हालांकि विधिक का मतलब ही होता है कानूनी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए हमारे होते हुए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कानूनी मुद्रा। दरअसल विधिक या लीगल या वैलिड करेंसी जो है, ये दरअसल है क्या? तो केवल इतनी बातें समझो कि विधिक मुद्रा या वैध करेंसी या कानूनी मुद्रा जो है मेरे साथियों, इसमें क्या चीज आएगी? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ये चीज आएगी मेरे साथियों कि अगर सरकार के द्वारा, समझना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी देश की केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा अगर मेरे साथियों कोई करेंसी इशू होती है, तो उसे विधिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसे लीगल टेंडर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। किसने कहा है भाई? ऋषिकेश ने कहा है ना। ऋषिकेश, में पढ़ नहीं पाया पूरा नाम आपका, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं सरकार या देश की केंद्रीय बैंक द्वारा। अच्छा, मैं यहीं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, इसको जारी कौन करता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो इशू करने का काम है वो कौन करता है? तो जारी इशू बोलते हैं इसको, है ना। इसको मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में एक और शब्द से संबोधित किया जाता है, इसको हम बोलते हैं निर्गमन करना। निर्गमन करने का मतलब भी इशू ही होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में निर्गमन करना। लेकिन छोड़िए, इशू आप देखिए, इसको कौन इशू करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको करती है सरकार। सरकार का मतलब है मेरा गवर्नमेंट, है ना। सरकार को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। और सरकार के साथ साथ मेरे साथियों, सरकार कर सकती है, या फिर और कौन करता है इसको? देश की केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक मेरे साथियों, देश का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को आप केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। देश का सेंट्रल बैंक जो है, दरअसल उसे आप केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये इसको इशू करता है। और ध्यान रखना, कानून बना करके इशू करता है। ये कानून बना करके मतलब कानूनी रूप से इशू करता है। सरकार कानून बनाती है, ऐसे ही किसी भी मुद्रा को जारी नहीं करती है।
कानून बना करके उस मुद्रा को जारी करने का काम करती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो सेंट्रल बैंक है उसे आप कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। भारत की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है। एक और करेंसी है जो अधिकतम परीक्षा में पूछी जाती है, अक्सर परीक्षा में मैंने उसको देखा है, उसे आप कहते हैं प्लास्टिक करेंसी। आपको पता है प्लास्टिक करेंसी किसे कहते हैं दोस्तों? अगर पता हो तो जरूर बताइएगा। प्लास्टिक करेंसी आप इसे कहते हैं, अंग्रेजी में भी प्लास्टिक करेंसी ही कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको दिक्कत होगी इसलिए मैं इसको अंग्रेजी में भी लिखूंगा। प्लास्टिक करेंसी हम इसे कहते हैं। प्लास्टिक करेंसी नाम से ही स्पष्ट है कि जो प्लास्टिक करेंसी होती है मेरे साथियों, ये प्लास्टिक से बनाई जाती है। एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है, स्पेशल टाइप्स का प्लास्टिक होता है मेरे साथियों, जिससे इस करेंसी को बनाया जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है इसके बारे में? क्या यह पूछा जाएगा कि प्लास्टिक करेंसी किससे बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक करेंसी जो है वो दरअसल उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो जितने भी आपके एटीएम कार्ड है मेरे साथियों, जितने भी आपके एटीएम कार्ड है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, और डेबिट कार्ड, हालांकि डेबिट कार्ड ही होते हैं वो, डेबिट कार्ड भी इसी में आएंगे, और एक क्रेडिट कार्ड मेरे साथियों। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम जितने भी आपके हैं वो सारे के सारे इस प्लास्टिक करेंसी का एग्जाम्पल है। आपको पता है ना, प्लास्टिक के ही होते हैं आजकल, तो उनके ऊपर जो है वह चिप भी लगी हुई आने लगी है ना, मतलब उसके ऊपर एक चिप कार्ड भी आने लगा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो डेबिट कार्ड और आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक करेंसी। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। ये प्लास्टिक एक विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप्स के प्लास्टिक से मिलकर के बने होते हैं, जिसे आप प्लास्टिक करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अगला मुद्रा का प्रकार है मेरे साथियों, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, उस मुद्रा को आप जानते हैं मेरे साथियों, बहुत अच्छी है वो मुद्रा, जिसे हम बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी मेरे साथियों, थोड़ा नाम में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसापन है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हॉट मनी का बिल्कुल मतलब होता है गर्म मुद्रा, बिल्कुल होता है। तो हॉट मनी आप इसे लिखें, इसे गर्म मुद्रा भी कहते हैं, गर्म मुद्रा, है ना। और इसे अंग्रेजी में भी हॉट करेंसी हम कहते हैं, HOT करेंसी। अब दरअसल ये गर्म हॉट क्या चीज है? तो ध्यान रखिएगा, हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? तो केवल इतनी बात मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथियों, हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा में, कि जिसमें जिसमें पलायन बहुत जल्दी हो जाता हो। मतलब क्या है मुझे पता है नहीं आएगा समझ में, आपको थोड़ा आसान करके इसको समझाना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूं कि हॉट करेंसी किसे कहते हैं। तो हॉट करेंसी का मतलब ये होता है जिसमें जो पलायन की तीव्रता है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो, मतलब वो बहुत ज्यादा जो है वो गायब हो जाती हो। दूसरे शब्दों में कहें, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। ध्यान रखना, उसके शब्दों में क्या हम कहेंगे कि जिसकी मांग ज्यादा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी जिसकी मांग ज्यादा हो, मांग का मतलब है डिमांड, जिसकी मांग ज्यादा हो, जिसकी मांग ज्यादा हो। ठीक है, यह भी हम लिख सकते हैं कि जिसकी मांग ज्यादा हो वह कैसी करेंसी है? हॉट करेंसी है। या फिर जिसमें त्वरित प्रवास की, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो। जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो, इसका मतलब है कि जो बहुत जल्दी जो है मेरे साथियों वो गायब हो जाए, पलायन हो जाए, चली जाए। प्रवास का मतलब है माइग्रेंट कर जाए, है ना, मतलब दिखे ही नहीं। और दिखे ही नहीं इसका मतलब है कि उसकी डिमांड ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर के आपको एक ही बात याद रखना है कि जिसकी डिमांड क्या हो मेरे साथियों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सारी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी डिमांड ज्यादा हो, बस इतना याद रख लो। क्या याद रखना है दोस्तों? जिसकी डिमांड क्या हो? ज्यादा हो। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम लोग हॉट करेंसी के नाम से जानते हैं। और ऐसी करेंसी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी करेंसी जो है मेरे साथियों वह आपकी कौन सी है? तो इसका एग्जाम्पल आएगा मेरे साथियों डॉलर का। अमेरिकी डॉलर एक ऐसी करेंसी है चूंकि इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अमेरिकी डॉलर, है ना। यूएस डॉलर भी आप इसे कह सकते हैं, अमेरिकी डॉलर, इसको आप यूएस डॉलर के नाम से भी जानते हैं, यूएस डॉलर।
ठीक है, तो इस मुद्रा में त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं हॉट मनी मेरे साथियों। ठीक है, गर्म मुद्रा हम इसे कहते हैं। अगला एक मुद्रा है जिसे हम बोलते हैं मेरे साथियों सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा, सुलभ, हमने तो सुलभ शौचालय सुना था, नहीं भाई, सुलभ मुद्रा भी होता है, ध्यान रखना। सुलभ मुद्रा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी हम इसे कहते हैं, है ना। बीच बीच में मैं आपसे हंसी मजाक भी करने की कोशिश करता हूं ताकि बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है कि व्यक्ति इसमें पीट जाएगा, अरे यार छोड़ो यार, ठीक है, कल क्लास चलेगा, कल की क्लास होगी। तो ध्यान रखिएगा, सुलभ मुद्रा की बात करते हैं। सुलभ मुद्रा का क्या मतलब है? तो सुलभ मुद्रा का मतलब यह है मेरे साथियों, जो आसानी से मिल जाए, जो इजीली अवेलेबल हो, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, मतलब भटकना ना पड़े ज्यादा, अगर हमें चाहिए पैसा तो मिल जाएगा, काम वाम करेंगे तो मिल जाएगा। तो आसानी से मिल जाए ऐसी मुद्रा कौन सी है? मुझे बताओ, क्या डॉलर आपको आसानी से मिल जाएगा? क्या विदेशी मुद्रा आपको आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा ना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है बैंक 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 घूमना पड़े। राहुल गुर्जर जी भी कहना चाह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है। मैंने कहा तो सही, ये क्लास बिल्कुल रिकॉर्डेड है। आज से ठीक 20 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया था, जब मैं बचपन में कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तब मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया था। तब मेरे को पता था कि आरपीएफ की वैकेंसी इस तारीख को आएगी और इस तारीख को इस क्लास को चलाना होगा, तब से मैंने रिकॉर्ड कर दिया था इसको, है ना। तो ध्यान रखना, जो आसानी से मिल जाए। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरे साथियों? तो इसका उदाहरण क्या होने वाला है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रुपया। भारतीय रुपये के लिए आपको परेशान तो नहीं होना पड़ता है ना इंडियन रुपीस के लिए, कि कहीं आपको अमेरिका जाना पड़ता है भारतीय रुपया लेने के लिए? नहीं जाना पड़ता है ना। अरे पापा से मांग लो, मांगे हो तो भाई दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा एक आध गुस्सा ही तो देंगे भाई, घमुका दे देंगे। घमुका क्या बोलते हैं? हाथ वाथ लपड़ अप्पड़ बोलते हैं उसको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सुलभ मुद्रा है। अच्छा, सुलभ का अपोजिट क्या होता है, इसका विपरीत क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सुलभ का जो विपरीत होता है उसे हम दुर्लभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। मैं कह तो रहा हूं कि आप लोगों की कमेंट का जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आपकी कमेंट ही ऐसी रहती है, ठीक है। मैंने जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल क्लास, कल सैटरडे को क्लास लूंगा मैं, है ना। कल मैं मुद्रास्फीति पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना, सुलभ का उल्टा होता है दुर्लभ। हमारे उज्जैन में एक गुंडा था दुर्लभ कश्यप के नाम का, दुर्लभ मुद्रा, है ना, जिसे आप लोग हार्ड करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट का उल्टा क्या होता है? हार्ड। तो हार्ड करेंसी। अब चूंकि दुर्लभ शब्द को अगर आप हिंदी में देखोगे तो दुर्लभ का मतलब यह होता है कि ऐसा संसाधन या ऐसी वस्तु जो आसानी से ना मिले। तो ध्यान रखिएगा, जो इजीली अवेलेबल ना हो, जो आसानी से न मिले, आसानी को बोलते इजीली, तो जो इजीली अवेलेबल ना हो, जो आसानी से न मिले। बेटा आप लोगों की तमन्ना आरपीएफ को पार करने की तो है, लेकिन वो कब मिलेगा आसानी से? भाई उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, दुर्लभ है वो चीज, है ना। ध्यान रखना, हार्ड करेंसी। तो हार्ड करेंसी कौन सी? तो विदेशी मुद्रा। विशेष रूप से एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। तो फॉरेन करेंसी जो भी है मेरे साथियों, चाहे आप डॉलर को ले लो मेरे साथियों, है ना, फिर जापानी येन को ले लो मेरे साथियों, ब्रिटिश पाउंड को ले लो मेरे साथियों, यूरो को ले लो, ये सारे की सारी मुद्रा के प्रकार है। मैं बताऊंगा कल और इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ मुद्रा के प्रकार मैंने बता दिए आपको। विदेशी मुद्रा जो है वो किस प्रकार की मुद्रा है? तो दुर्लभ मुद्रा है। तो ये मुद्रा के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई है ना। कल मैं आपको मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ाऊंगा और मुद्रा से संबंधित 5 मिनट की क्लास आपकी कल और होने वाली है, इसको जरा आप एक बार पढ़ के आना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जितने भी साथी ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पढ़ना, है ना, इन फालतू चक्करों में मत पढ़ना बेटा, पढ़ना। मेहनत आपके हाथ में है, बाकी मेहनत कराने वाले हम हैं, है ना। हम सब आपको रास्ता दिखा देंगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो कल आपकी क्लास होगी, कल सैटरडे है। मिलते हैं कल 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आपसे बात करते हैं कल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।